हेलो एंड वेलकम टू स्टडीज अकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म जितने भी सेल होते हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो। साइटोप्लाज्म उस सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की हिस्ट्री की, तो इसे एक जर्मन एनाटोमिस्ट ने 1830s में डिस्कवर किया था। हर एक सेल का एक स्पेसिफिक साइटोप्लाज्म होता है, यानी उसको एक खास नेम दिया गया है। जो साइटोप्लाज्म लफ्ज है वो जनरली इसके लिए यूज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो साइटोप्लाज्म होता है हमारे मसल सेल का, उसे मायोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह जो हमारे नर्व सेल होते हैं उसके साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं वगैरह। तो जितने भी सेल होते हैं उनको उनके साइटोप्लाज्म को एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म की मीनिंग से। तो साइटोप्लाज्म जो है वो दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है साइटो और दूसरा है प्लाज्म। हमें पता है कि जो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, तो जो साइटो लफ्ज है इस साइटोप्लाज्म है वो साइटोलॉजी से लिया गया है और प्लाज्म को हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसे हम सेल फ्लूइड भी कह सकते हैं। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक जेल लाइक फ्लूइड होता है या सेमी फ्लूइड होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है, ये उसकी आउटर बाउंड्री है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके बीच में ये एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद है और न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह आपको नजर आ रही है रेड कलर में, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया इसका डिफिनीशन। अब जो साइटोप्लाज्म है इसको मुख्तलिफ रीजन्स में डिवाइड किया गया है। मेनली इसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। तो जो एक्टोप्लाज्म है इसके नेम से ही आपको पता चल जाता है कि एक्टो मीन आउट और एंडो मीन इनसाइड। तो जो एक्टोप्लाज्म होता है ये सेल का वो रीजन होगा जो सेल के आउटसाइड पे प्रेजेंट होगा, और एंडोप्लाज्म सेल का वो रीजन होगा जो इनर रीजन ऑफ द सेल को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। तो एंडोप्लाज्म सेल के इनसाइड जो एरिया होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जो एक्टोप्लाज्म होता है ये मोस्टली जो सेल का शेप होता है उसे मेंटेन रखता है, क्योंकि इसमें एक्टिव फिलामेंट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो एंडोप्लाज्म होता है इसमें सेलुलर ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं। ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये एक सेल है। जो आउटर जो रेड कलर में आपको एरिया नजर आ रही है, जो पेरिफेरल एरिया है, इसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। और फिर जो इनर साइड है इसका, इस सेल का, इसकी साइटोप्लाज्म का, तो उसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जो कि इनसाइड ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है नियर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये हो गए इसके रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। अब अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ द सेल की, यानी कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो सेल को मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है साइटोसोल जो इसका सॉल्युबल पार्ट होता है, फिर होता है इनसॉल्युबल पार्ट, और फिर ऑर्गेनील वाला पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है। जो साइटोसोल होता है ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल होता है, और मोस्टली इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल को अपना लैब प्रोसेस भी कैरी करना होता है। तो इसकी लैब प्रोसेस के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो इसी साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, और ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेल होता है। फिर है इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। तो इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल जो है ये इसको मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है स्टोरेज वाला पार्ट और दूसरा है इनसॉल्युबल वेस्ट वाला पार्ट। तो स्टोरेज वाला पार्ट मींस के इसमें स्टोरेज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, जैसे कि प्रोटीन वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो इनसॉल्युबल वेस्ट वाला पार्ट होता है, इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म का, उसमें इनसॉल्युबल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया या इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और फिर जो तीसरा पार्ट है साइटोप्लाज्म का वो है ऑर्गेनील। सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह आप इसमें देख सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इसी तरह राइबोसोम वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनील्स ऑफ द सेल कहते हैं। और प्लांट और एनिमल सेल में कुछ ऑर्गेनील जो है वो वेरी करते हैं। कुछ ऑर्गेनील ऐसे है जो कि सिर्फ एनिमल पार्ट का हिस्सा है, एनिमल सेल का हिस्सा है, और कुछ ऑर्गेनील ऐसे है जो कि सिर्फ प्लांट सेल का हिस्सा होते हैं। तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ द सेल।
ना अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म की, यानी साइटोप्लाज्म किन चीजों से मिलकर बना है, तो उसमें सबसे पहले आता है वाटर। जो वाटर होता है वो डिफरेंट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में मुख्तलिफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेकिन मोस्टली जो इसका अमाउंट होता है वो तकरीबन 90% होता है, यानी 90% जो है वो सेल में वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। जो ट्रू सोल्यूशन होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जो वाटर होता है ना सेल का, इसमें कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, जिसे हम फिर ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर शुगर और अमीनो एसिड्स वगैरह या इसी तरह जो आयंस होते हैं वो जब इस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो एक सोल्यूशन जो है वो बना लेते हैं, जिसे हम ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। और ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और उसके बाद है कोलाइडल सोल्यूशन। तो हमें पता है कि सेल के अंदर माइक्रोमोलिक्यूल्स भी मौजूद है और मैक्रोमोलिक्यूल्स भी मौजूद है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद है जिनका जो साइज होता है वो छोटा होता है और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी है जिनका साइज जो है वो बड़ा होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एंजाइम्स वगैरह, ये सारे होते हैं। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो पूरी डिसॉल्व नहीं हो जाते इस वाटर के अंदर या साइटोसोल के अंदर, उसे वो एक सोल्यूशन बना लेते हैं जिसे हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। और ये जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कह सकते हैं। मजीद जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसके मजीद दो टाइप से, एक है सोल, दूसरा है जेल। तो जो सोल वाला सोल्यूशन है वो नॉन विस्कस होता है, यानी ज्यादा गाढ़ा नहीं होता और इनर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सोल सोल्यूशन है, या जो सोल सोल्यूशन होता है वो इधर प्रेजेंट होता है जो इनर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म होता है, और ये ज्यादा गाढ़ा नहीं होता, ज्यादा विस्कस नहीं होता। जो जेल सोल्यूशन होता है ये विस्कस होता है, यानी ज्यादा गाढ़ा होता है और आउटर रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, यानी जो रेड एरिया आपको नजर आ रही है इधर, ये जेल सोल्यूशन जो है इधर प्रेजेंट होता है, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन का एक पार्ट होता है। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी किन चीजों से साइटोप्लाज्म मिलकर बने, उसमें वाटर, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। नाउ अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की, तो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कहा था कि जो साइटोप्लाज्म है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन इधर और ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है इनसाइड द सेल, लेकिन इधर हम सिर्फ 3-4 फंक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म का, जो सेल के अंदर परफॉर्म करता है। सबसे पहले उसमें आता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मीन के सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक मीडियम प्रोवाइड करता है उन रिएक्शन के लिए, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस का नाम आपने सुना होगा, ये आप आगे जाके बायो एनर्जेटिक चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन होता है वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इसी तरह जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए या सेल रिएक्शन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद है स्टोरेज। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ये इसमें कई सारे स्टोरेज मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए या सेल के जो लाइफ साइकिल है उसे आगे ले जाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी इधर ही इस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट भी होते हैं, और उसका जो सिंथेसिस होता है वो भी इधर ही होता है। जैसे कि प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म में बनता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होते हैं, या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो इन प्रोटीन्स को बनाता भी है और फिर स्टोर भी करता है। इसी तरह लिपिड्स वगैरह भी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज भी इन मॉलिक्यूल्स को स्टोर भी करता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑर्गेनीज होते हैं या जो वेसिकल होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म में ट्रेवल करते हैं, या उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। और लास्ट जो है वो सेल शेप, यानी जो साइटोप्लाज्म है ये सेल को एक स्पेसिफिक शेप भी प्रोवाइड करता है। इसमें एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है साइटोस्केलेटन। मेनली वो जो है वो सेल का जो शेप होता है वो मेंटेन रखता है। जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि जब हम किसी गुब्बारे में हवा या पानी जो है वो भरते हैं तो वो
उस गुब्बारे का जो है वो एक स्पेसिफिक शेप बनता है। तो इसी तरह साइटोप्लाज्म ने भी सेल को एक स्पेसिफिक शेप दिया हुआ है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक फ्लूइड होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होता है। इसे 1830s में डिस्कवर किया गया था और इसके दो रीजन होते हैं मेनली। एक होता है एक्टोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म का आउटर हिस्सा होता है, आउटर पार्ट होता है, और एक होता है एंडोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म का इनर रीजन होता है। फिर हमने बात की कि पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म मेनली तीन पार्ट्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के। एक होता है साइटोसोल, फिर इनसॉल्युबल पार्ट, और फिर उसमें कुछ ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने बात की कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म में 90% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है और कोलाइडल सोल्यूशन होता है। जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर हमने बात की फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म कई सारे फंक्शन परफॉर्म करता है इनसाइड द सेल, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल वगैरह, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।